टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बैक प्रोपोगेशन। अब बैक प्रोपोगेशन क्या है? बैक प्रोपोगेशन एक एल्गोरिदम है जो कि ग्रेडियंट फाइंड करता है एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेट्स। अब कौन सा फंक्शन, कौन सा वेट्स और ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ये सब कुछ हम कुछ देर तक देखते हैं। फ़िलहाल अभी ये कि बैक प्रोपोगेशन जो है ये एल्गोरिदम लगता है मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स पे। हम मिनिमल चीज़ों से स्टार्ट करेंगे ताकि बैक प्रोपोगेशन को हमें समझने में आसानी हो। इसको हर चीज़ को हम लिंक करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ परसेप्ट्रॉन। तो परसेप्ट्रॉन क्या है? परसेप्ट्रॉन भी एक एल्गोरिदम है जो कि इंस्पायर्ड है ह्यूमन न्यूरॉन से। जैसे कि ह्यूमन न्यूरॉन में डेंड्राइड्स होते हैं और जहाँ से इनपुट आती है और एक्सियम साइनेप्स से आउटपुट आ जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी परसेप्ट्रॉन उसी की एक एल्गोरिदम है, इंस्पायर्ड है उससे। तो परसेप्ट्रॉन का एक ओवरऑल फंक्शन ये है कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है। एक लाइन क्रिएट करता है, उसके एक तरफ एक क्लास होती है, दूसरी तरफ दूसरी क्लास होती है। एक बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। और एक चीज़ पॉइंट ये याद रखने का है कि एक न्यूरॉन सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, इसको जल्दी से इसके अंदर वाली वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग इस तरह है कि सेट ऑफ इनपुट्स आती हैं, उसके साथ एसोसिएटेड वेट्स होते हैं। अब इनपुट और वेट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर एक वेटेड सम देते हैं। वेटेड सम जो है फिर वो एक थ्रेशोल्ड से पास होता है। थ्रेशोल्ड क्या करता है कि अगर वैल्यू हमारे पास ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है तो वन आउटपुट कर देगा, अगर छोटी है तो ज़ीरो आउटपुट कर देगा। सिंपल है। तो ये परसेप्ट्रॉन की वर्किंग है। इसका मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि ये सिंपली एक लाइन क्रिएट करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है टू क्लासेस में। एक तरफ एक क्लास, दूसरी तरफ दूसरी क्लास। आगे हम देखेंगे वो ग्राफ में किस तरह दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरफ डेटा सेट है और दूसरी तरफ ग्राफ है। ये डेटा सेट जो है हमारे पास ये मूवीज़ का डेटा सेट है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिंग एंड डायरेक्शन। अच्छा, तो जो परसेप्ट्रॉन है उसकी जो इनपुट्स में जो वैल्यूज जाती हैं वो एक एक्टिंग और डायरेक्शन की जाती है, और आउटपुट जो आती है हमारे पास वो एक्चुअल आउटपुट आती है जो परसेप्ट्रॉन से आती है। यहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है, तो ये जो है हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट है। अगर एक्चुअल डिजायर्ड सेम है, मतलब अगर हमने परसेप्ट्रॉन को 7 और 8 वैल्यू दी और उसने हमें 1 ही आउटपुट किया, तो क्या होगा कि ग्राफ के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा उस मूवी का। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये गुड मूवीज की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट करो हमने 3 और 4 दिया परसेप्ट्रॉन को, यहाँ पर 3 और 4 दिया। अगर हम इसको निगलेक्ट करें तो उसने हमें आउटपुट कर दिया ज़ीरो, थ्रेशोल्ड से पास हो गए। तो वो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर। तो परसेप्ट्रॉन कर क्या रहा है, वो ये लाइन क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है गुड मूवीज़ और बैड मूवीज़ के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू एक्टिंग एंड डायरेक्शन। बाद में अगर इस तरह होता है कि 7 और 8 वैल्यू दी और उसने हमें ज़ीरो रिटर्न कर दिया, जबकि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट में 1 था, तो एक्चुअल और डिज़ायर्ड में हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर एरर अकर होता है। और फिर जो वेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज की जाती है, जो कि रोटेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनकी वैल्यूज़ चेंज करके हम अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स दैट लाइन जो सही तरह क्लासीफाई करे। अच्छा, ये भी हमारे पास एक बाइनरी क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल है। ये ग्राफ जो है परसेप्ट्रॉन ने ही ड्रॉ किया। इसके अंदर एक तरफ हमारे पास एंड गेट है और दूसरी तरफ उसका ग्राफ है। अब जहाँ ज़ीरो आउटपुट है वो रेड से है, और जहाँ 1 है वो ग्रीन पॉइंट है। तो अब हम ये देख सकते हैं ये जो हमारे आउटपुट आ रही है एंड की, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन इसकी हो सकती है और ये एक लीनियरली सेपरेबल है। एक लाइन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। काफ़ी अर्से तक इसके ऊपर जो बाइनरी क्लासिफिकेशन वाले डेटा सेट थे उसके ऊपर परसेप्ट्रॉन अच्छी तरह वर्किंग करता रहा। लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब उन्होंने कहा कि अच्छा जोर गेट को भी क्लासीफाई करना चाहिए। अब अगर हम जोर गेट के पॉइंट्स ड्रॉ करें तो वो देखते हैं कि रेड पॉइंट्स ही हैं, ग्रीन पॉइंट्स ही हैं। अब ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है, ये नॉन लीनियरली सेपरेबल है। अब ये सिंगल लाइन से ये सेपरेट नहीं हो सकता। तो एक सिंगल परसेप्ट्रॉन यहाँ पर फेल हो जाता है। फिर लोगों ने मैनुअली ट्राई किया कि अगर हम फर्दर न्यूरॉन्स ऐड कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देन हमने फर्दर न्यूरॉन्स ऐड कर दिए। अच्छा, हमने ये चीज़ सीखी थी कि एक न्यूरॉन एट मैक्स एक ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता है।
तो ब्लू वाले न्यूरॉन ने अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दी, अलबत्ता इसमें एरर था, ग्रीन पॉइंट से रेड आ रहा है, बट उसने लाइन ड्रॉ कर दी, अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अब जो हमने एक नया न्यूरॉन मुतारिफ करवाया, उसको भी वही इनपुट्स जा रही हैं x1 x2, उसने अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन इनकी जो आउटपुट्स थी वो एक न्यूरॉन की इनपुट्स बन गई, क्योंकि फाइनल हमें एक आउटपुट चाहिए। तो जो फाइनल हमारे पास लाइन ड्रॉ हुई, जो कि वाई की है, वाई हमारे पास आउटपुट आई, जो फाइनल न्यूरॉन की जो आउटपुट हमारे पास आई, वो एक ये इस तरह की लाइन आई, जो कि एक्स वाई प्लेन में जिगजैग या कर्व लगे, लेकिन एक्चुअल में वो लाइन है। वो किस तरह की लाइन है? वो इस तरह कि यहाँ पर हमने एक हिडन लेयर मुतारिफ करवा दी। हिडन लेयर क्या करती है? हिडन लेयर एक प्लेन की ऐसी रिप्रेजेंटेशन सीखती है कि एक्चुअली वो लीनियरली सेपरेबल नहीं था, लेकिन हम उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दें उस प्लेन को कि वो डेटा पॉइंट्स भी लीनियरली सेपरेबल हो जाएं। इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक ब्लॉग है 2014 का। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह जो हिडन लेयर्स है वो किस तरह रिप्रेजेंटेशन सीखती है। अच्छा, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो रेड लाइन है रेड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम यहाँ देखें तो इस रीजन को, इन दो रीजन्स को हम सेपरेट कर सकते हैं एक लाइन के ज़रिए। अगर कर्सर को देखा जाए, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ, तो ब्लू ओवरलैप कर रहे हैं। सिमिलरली इन्होंने नीचे दिखाया इस तरह कि हम सेपरेट नहीं कर सकते। एक सिंगल परसेप्ट्रॉन ने लाइन ड्रॉ की, लेकिन वो सेपरेट नहीं कर पाया। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमने हिडन लेयर्स मुतारिफ करवा दी। हिडन लेयर्स ने क्या किया? उन्होंने इस तरह सेपरेट कर दिया। अब ये पूरी तरह क्लासीफाई हो गया, एक तरफ ब्लू रीजन है, एक तरफ रेड रीजन है। अब ये उन्होंने किस तरह क्लासीफाई किया? बज़ाहिर ये लग कर्व रही है, लेकिन ये एक्चुअली एक लाइन ही है, एक डिफरेंट प्लेन की। वो इस तरह के जो इनपुट लेयर्स थी, उनके पास तो एक्स वाई वैल्यूज़ आ रही थी, एक्स वाई प्लेन्स की वैल्यूज़ आ रही थी, लेकिन जो हमारे पास है हिडन लेयर्स, इनके पास जो इनपुट्स आ रही हैं वो आ रही हैं न्यूरॉन्स के आउटपुट्स। वो एक डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एक्स वाई उसके पार्ट है, लेकिन वो एक डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सो वो जो लाइन लगाएंगी हिडन लेयर्स, जो है हिडन हिडन लेयर्स के जो न्यूरॉन्स हैं, वो जो लाइन लगाएंगे वो एक ट्रांसफॉर्म प्लेन होगा। जैसे कि ये एक ट्रांसफॉर्म प्लेन है, ये एक्चुअल एक्स वाई प्लेन नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक लगी लाइन, अगर कर्सर को देखा जाए, एक लाइन ने ही सेपरेट किया है, बट ये एक ट्रांसफॉर्म प्लेन है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे वापस एक्स वाई प्लेन में, तो वहाँ हमें ये कर्व नज़र आएगी। एक्चुअल में लाइन है, बट वो एक ट्रांसफॉर्म प्लेन की। अगर हम फर्दर इसमें देखें तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये स्पाइरल स्पाइरल रीजन्स थे, पर ईच टाइम ये जो वेट्स अपडेट हो रहे हैं, और ये हिडन लेयर्स जो हैं, हिडन लेयर्स के जो न्यूरॉन्स हैं, ये वेट्स अपडेट हो रहे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशंस करके एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन लर्न कर रहे हैं जहाँ पर वो एक सिंगल लाइन से इनको सेपरेट कर सकें। अच्छा, तो हमने देखा था कि जोर गेट जो है वो सॉल्व हो सकता है अगर हम फर्दर न्यूरॉन्स ऐड करवा दें, हिडन लेयर इंट्रोड्यूस करवा दें। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि मल्टीपल वेट्स आ गए। अब इनको किस तरह एडजस्ट करना था? सिंगल परसेप्ट्रॉन में तो ये था कि एक वेट था, उसको हम आइटेटिवली एडजस्ट कर लेते थे एक्यूरेट वैल्यू के साथ, और लाइन जो थी वो एक्यूरेटली क्लासीफाई कर लेती थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि मल्टीपल वेट्स आ गए, खासतौर पे हिडन लेयर्स के। तो अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो 1970 के अंदर बैक प्रोपोगेशन आ चुकी थी, जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। लेकिन ये एक जनरल पर्पस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम था, जो कि नेस्टेड फंक्शंस की डेरिवेशन पे इस्तेमाल होता था। बाद में 1986 के अंदर एक पेपर शाया हुआ, जो एक चंद साइंटिस्ट ने किया था, जिनका नाम था रूमलहार्ट, हिंटन और विलियम्स। उन्होंने एक पेपर शाया किया जिसका नाम था लर्निंग रिप्रेजेंटेशन बाय बैक प्रोपोगेटिंग एरर्स। उसने तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसने साबित किया कि एल्गोरिदम कैसे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन लर्न कर रहा है, कैसे हिडन लेयर्स जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन लर्न करती हैं। तो साइंटिस्ट और जो मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस एल्गोरिदम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था।
अब हम बैकवर्ड प्रोपगेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले फ्यू टर्मिनोलॉजीज हैं और फॉरवर्ड प्रोपगेशन को देखना भी लाजमी है। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन देखें अपने लास्ट वाले परसेप्ट्रॉन में, तो वो क्या था? वो सिर्फ एक थ्रेश होल्डिंग कर रहा था। जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट थी, उसकी जो वैल्यू आती थी, उसमें देखता था अच्छा अगर वो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है तो वो वन कर देता था, अगर ज़ीरो छोटी है तो ज़ीरो। ये एक स्टेप फंक्शन था। लेकिन अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, अब हमारे पास हिडन लेयर्स हैं, तो उसके अंदर हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो डिफ्रेंशिएट हो सके। अब स्टेप फंक्शन ये नहीं कर सकता, वो ज़ीरो ही वैल्यू देगा डिफ्रेंशिएट होने के बाद। तो अब हम यूज़ करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन वो एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि नॉन लीनियर फंक्शन है। ये फंक्शन है, मेजर फ़ायदा हमें ये था कि ये डिफ्रेंशिएट हो सकता था, जो कि आगे बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर यूज़ होगा। अब हमारे पास जो स्टेप फंक्शन था वो क्या करता था, ज़ीरो या वन देता था। ये भी ज़ीरो या वन देगा, लेकिन इसकी जो रेंज है वो ज़ीरो वन के दरमियान है। उसमें हम क्या करते थे, ज़ीरो से छोटी वैल्यू है तो ज़ीरो, या ज़ीरो से बड़ी है तो वन। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, इसके अंदर जो मिड वैल्यू है वो z इक्वल्स टू ज़ीरो पे 0.5 आती है। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अच्छा 0.5 से ऊपर वैल्यू है तो वन है, 0.5 से नीचे है तो ज़ीरो है। तो सिग्मॉइड बस हमारे पास ये कर रहा है कि एक थ्रेश होल्डिंग करेगा, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट डीएक्टिवेट वगैरह। अच्छा, अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा एल्गोरिदम है जो किसी भी फंक्शन की वो वैल्यू फाइंड करता है जो उसकी लोएस्ट वैल्यू हो। मीन्स कि उसमें कौन सी वैल्यू इनपुट की जाए कि उसकी लीस्ट वैल्यू आए, उसका लोकल मिनिमा फाइंड करता है। इसको हम एक फंक्शन के जरिए समझते हैं, एक्स स्क्वायर का, एक तरफ उसका ग्राफ है। तो फ़र्ज़ करो अगर हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी करंट वैल्यू यहाँ पे है, तो हम किस तरफ को मूव करें कि हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है। हम देख सकते हैं कि लोएस्ट वैल्यू ज़ीरो पर है, तो हम यकीनन इस तरफ को मूव करेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करो हम यहाँ पर हैं, अगर यहाँ पर हमारा पॉइंट है, तो हम किस तरफ को मूव करें? हम इस तरफ को मूव करेंगे। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में मूव करें टूवर्ड्स लोकल मिनिमा? तो वो इस तरह है कि अब हमारे पास इस फंक्शन की जो स्लोप आएगी वो है 2x। 2x हमारे पास फंक्शन की स्लोप है। तो इस रीजन के अंदर, सारे रीजन में x की वैल्यूज़ पॉजिटिव है, हेंस स्लोप जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और इस रीजन में तमाम x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें इस रीजन में, अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज़ करें तो जो f(x) की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर हम इस रीजन के अंदर इंक्रीज़ करें वैल्यू x की, तो f(x) जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक मिनिमम वैल्यू की तरफ अप्रोच करें। तो उसके लिए अगर हम इस फार्मूले को देखें, अगर स्लोप जो है हमारे पास पॉजिटिव, अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, तो जो हमारी न्यू वैल्यू है उसमें सब्ट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो न्यू वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ बेसिक मैकेनिज़्म ये है कि जो स्लोप है वो डिसाइड कर रही है कि हमने किस तरफ को मूव करना है, और जो लर्निंग रेट है ये डिसाइड करता है कि किस वेलोसिटी से, कितनी तेज़ी से उस तरफ मूव करना है। अमूमन इसकी वैल्यू होती है 0.001। तो यहाँ तक हमने तमाम टर्मिनोलॉजीज कवर कर ली हैं। एक्टिवेशन फंक्शन का पता है, ग्रेडियंट डिसेंट का पता है, सिग्मॉइड फंक्शन का पता चल गया, ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हमने देख लिया तमाम मैथमेटिक्स। तो यहाँ तक हमें हर चीज़ क्लियर है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमने वेट्स को किस तरह अपडेट करना है। मल्टीपल वेट्स हैं हिडन लेयर्स में, तो मैं जो करके दिखाऊंगा वो एक वेट अपडेट करके दिखाऊंगा, वो ईपॉक और आइटरेटिवली तमाम वेट्स हैं वो अपडेट होते जाते हैं। तो ये मैं वाइट बोर्ड पर दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है। यहाँ पर हमारे पास दो इनपुट्स आ रही हैं, आगे हमारे पास न्यूरॉन्स हैं और आगे आउटपुट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड प्रोपोगेशन किस तरह होती है? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन इस तरह है कि ये जो आपके पास वेट्स हैं, ये वेट्स मल्टीप्लाई होते हैं इनपुट वैल्यू से, और एक वेटेड सम जाता है एक परसेप्ट्रॉन को या न्यूरॉन को। वो वेटेड सम चला गया, उसके बाद उसके अंदर आ जाता है एक्टिवेशन फंक्शन।
एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, हमने अभी देखा है सिग्मॉइड फंक्शन है, हमारे पास एक सिंगल परसेप्ट्रॉन में थ्रेशोल्डिंग स्टेप फंक्शन था। तो वो क्या करेगा, जो आउटपुट आएगी वो एक फंक्शन से पास होकर आएगी। सिमिलरली ये जो नोड है, इसकी जो आउटपुट आ रही है वो सिग्मॉइड फंक्शन से होकर आ रही है, वो भी वेट के साथ मल्टीप्लाई होकर इस न्यूरॉन में चली जाएगी। मतलब ये है कि वेटेड सम था, वेटेड सम एक्टिवेशन फंक्शन से पास हुआ और वो आगे पास हो गया, आगे फिर वेटेड सम बना, वो एक न्यूरॉन में गया, एक सिग्मॉइड फंक्शन से पास हुआ, फिर आउटपुट आ गई। तो ये सारा सिलसिला इस तरह चल रहा है, ये है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। तो फ़र्ज़ करो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन यहाँ तक हो गई। जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये ट्रेनिंग डेटा सेट की हैं, मतलब जो डिज़ायर्ड है वो 0.01 है और 0.99 है। हमारे केस में हमारे केस में जो आउटपुट वैल्यूज़ आई इस न्यूरल नेटवर्क से वो 0.75 और 0.77 आई। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एरर कि एरर कितना है। एरर जो कैलकुलेट करते हैं वो है हाफ इंटू एक्चुअल माइनस डिज़ायर्ड का होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने निगलेक्ट करना, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ ना आए। अच्छा, तो यहाँ पर किया ये कि एरर फ्रॉम O1 से जो एरर कैलकुलेट हुआ वो 0.27 आया, एक्चुअली डिज़ायर्ड का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो 0.27 आ गया। सिमिलरली जो O2 से आया वो 0.02 आ गया, वही इसी तरह एक्चुअल माइनस डिज़ायर्ड। तो बाद में हमने क्या किया, अब हमने जितने मेरे पास आउटपुट न्यूरॉन्स हैं ना उन सब के एरर्स को हमने सम करना है। अब यहाँ पर 2 थे तो हमने दोनों को ऐड कर दिया और 0.29 हमारे पास टोटल एरर आ गया। अब हमारे पास जबकि टोटल एरर आ चुका है तो अब हमने इस टोटल एरर को क्या करना है, मिनिमाइज़ किस तरह करेंगे। अभी हमने पहले देखा था कि हम अगर ग्रेडियंट फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का तो वो उसको उसके लोकल मिनिमा तक लेके जाता है, उसको उसकी वैल्यू को कम से कम करता है, कहाँ पर उसकी वैल्यू सबसे कम आती है। तो अभी हम टोटल एरर का ग्रेडियंट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू W5, तमाम वेट से लेंगे, लेकिन मैं एक को ही दिखाऊंगा इस कंप्यूटेशन में। तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, हम नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक्सपेंड करना पड़ता है और इस पे मतलब चेन रूल लगाना पड़ता है। अब हम चेन रूल लगाते हैं तो टोटल एरर का आउटपुट ऑफ O1 से रिलेशन है, आउटपुट O1 का इनपुट ऑफ O1 से रिलेशन है, इनपुट O1 का फिर जाके वेट ऑफ 5 से रिलेशन है। तो अब इन तमाम की वैल्यूज़ मैंने प्लग इन की और मेरे पास एक 0.8 वैल्यू आ गई। हुआ ये क्या यहाँ पे कि हमने टोटल एरर का ग्रेडियंट फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू W5, नहीं कर सकते थे, चेन रूल अप्लाई किया और ईच टर्म की हमने वैल्यू प्लग इन की, तो एट द एंड हमारे पास 0.8 ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू 0.8 आ गई है, तो अब हम इसे लास्ट फार्मूला में पुट कर देंगे। तो फार्मूला क्या कहता है कि ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट। ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी, ओल्ड वैल्यू हमारे पास वेट 5 की 0.40 थी, तो हमने 0.40 वहाँ पुट कर दिया, माइनस लर्निंग रेट हमने लास्ट दफ़ा देखा था कि ये किस रफ्तार से हम उस वैल्यू को अप्रोच करते हैं, तो इसको कम से कम रखते हैं, हमने यहाँ 0.1 रखा है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो अभी हमने कैलकुलेट की है, वो 0.8, वो प्लग इन की और 0.32। अब ये हमारे पास नया वेट आया है W5 का। अब हमारे पास ये 1 राउंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, वो किस तरह कि पहले हमारे पास वेट 5 की वैल्यू थी 0.40, अब है 0.32 जो हमने नीचे कैलकुलेट किया। इसी तरह बकाया तमाम वेट्स W6, W7, W8 और ये वेट्स ये सारे एडजस्ट होंगे। तो ये किस तरह हो रहे हैं कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन हुई, सबसे पहले एक वैल्यू से इनिशियलाइज, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट तो होना है तो एक पैरामीटर्स इनिशियलाइज पहले किए गए, फिर फॉरवर्ड प्रोपगेशन हुई, वो हमने देखा वेटेड सम थे, एक्टिवेशन फंक्शन से पास हो रहे थे। फिर हमने एरर कंप्यूट किया इस तरह हाफ इंटू एक्चुअल माइनस डिजायर्ड का होल स्क्वायर। फिर हमने किया एडजस्ट पैरामीटर एडजस्ट हमने देखा किस तरह किया, वैल्यू फाइंड्स की हमने। तो ये सारा एक ईपॉक के बाद हम बैक प्रोपोगेट करके तमाम वेट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, और इस तरह एडजस्ट करने के बाद दोबारा आइट्रेशन चलेगी, राउंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन चलेंगे, तब तक जब तक हम एग्जैक्ट
वैल्यूज़ तक नहीं पहुंच जाते जहां पर ये न्यूरल नेटवर्क फिर सही प्रेडिक्शंस करेगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में ये था कि हम सिंगल परसेप्ट्रॉन से स्टार्ट हुए थे, फिर हम मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ आए। क्या वजूहत थी? जोर गेट की प्रॉब्लम आई थी 1986 में, फिर वो पेपर आया, फिर उसके बाद इस पर दोबारा काम स्टार्ट हो गया। तो हमने सारा कुछ इस पर समअप कर लिया जो उस पेपर में था। तो एट द एंड ये हम हैं, मैं और मेरे टीम मेंबर्स। सो ये सारी एफर्ट कोलैबोरेटिव थी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू।